हमने पढ़ना है एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। इससे आपको ये समझ में आएगा कि नेटवर्किंग जा कहाँ रही है। लैन की नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं हम। देखो, नेटवर्किंग ब्रॉडली दो टाइप की है, या दो दो मेन पार्ट्स हैं इसके फोकस के। मतलब जैसे आप बात भी करते हो कि नेटवर्क बनाना है तो लैन नेटवर्क बनाना है, और थोड़ा सा वैन नेटवर्क की तरफ डिफरेंस हो जाता है ये इन दोनों में। अब इसी में आप अगर देखोगे तो चीजें क्या हो रही हैं, चीजें हो रही हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो एसडीएन टर्म बनाई, इसके भी ब्रॉडली दो पार्ट्स हैं। एक है एसडी वैन, और ये भी अपने आप में काफी बड़ा अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। मतलब इसकी सेपरेट ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं कि आप सीसीएनए के बाद जाके अटेंड करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी। मतलब इट इज रिकमेंडेड कि सीसीएनपी पढ़ के आप एसडी वैन करो, कम से कम सीसीएनपी तो पढ़ो, उसके बाद ही करो। एंड देन एसडीए, विच इज द लैन साइड ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ओके, इन्होंने इसका नाम एसडी लैन रख दिया तो सीधा समझ में आया था लोगों को, ये लैन है ये वैन है, बट एसडीए नाम रखा है। अब ऑलरेडी हम कुछ बातें कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली रिमाइंड करा देता हूँ आपको। हमने बात की थी कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन की। फिर हमने ये बात की थी कि कंट्रोलर नाम की एक चीज बनती है। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर सेंट्रलाइज कर देता है आपके कंट्रोल प्लेन को। सारे डिवाइसेस पे कंट्रोल प्लेन डिसेंट्रलाइज रखने की जगह हम सेंट्रलाइज करना प्रेफर करते हैं, उससे बेटर रहता है। तो यहाँ पे भी जब आप एसडीए की बात कर रहे हो तो कंट्रोलर बेस्ड ही चीजें चलेंगी। जैसे एसडीए जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर इज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर में ऑलरेडी हमने बात की हुई है कि साउथ बाउंड इंटरफेस रहेगा, इंफ्रा से रिलेटेड कनेक्टेड, यहाँ से इंटरेक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और एज अ एडमिन आप कंट्रोलर का जीयूआई एक्सेस ले सकते हो। कंट्रोलर जैसे मैंने आपसे बताया भी था कि डीएनए सेंटर का एक वो अप्लायंस, मतलब एक अलग से सर्वर जैसा दिखने वाला एक डब्बा बेचते हैं सिस्को वाले, जो आप अपनी नेटवर्किंग को बेटर तरीके से करने के लिए यूज करोगे। विद टाइम इवेंचुअली इस तरफ जाना ही है। मतलब मैं आपको ऐसे बता दूं कि कई बार आप जब बात करोगे ना अभी, या आपके कोई सीनियर लोग कभी कभार बात करते हुए सुनाई देंगे आपको, तो अभी आपको कई लोग ऐसे बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं जाएगी, कंट्रोलर बेस्ड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहने वाला है जैसा है। वो देखो, हर जगह क्या होता है कि जब चेंज आ रही होती है तो ऐसा होता है ना कि जैसे जब जब नोकिया खरीदना बंद कर रहे थे लोग, तो बहुत सारे नोकिया फैन नोकिया ही खरीदते थे कि ना, नोकिया ही बेस्ट है, आईफोन एंड्रॉयड ये वो छोड़ो। बट इवेंचुअली नाउ वी नो आफ्टर मेनी इयर्स की दुनिया एंड्रॉयड या आईफोन, अब दो ही चीजें हैं स्मार्टफोन में, दो ही चीजें बची है, राइट? देयर इज नो ब्लैकबेरी या नोकिया। ऐसे ब्लैकबेरी के भी फैन थे। वैसे ही क्या है कि चेंज जब आती है ना, तो समटाइम्स पीपल से कि यार कंट्रोलर नहीं, ना ना ना, ये सब कुछ नहीं होने वाला। मैं इसलिए आपको ये क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये सुनने को मिले तो आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन बी एश्योर्ड कि ये चेंजेस आने हर नेटवर्क में है। कुछ जगहों पे 2 साल में अडॉप्ट हो जाएंगे, कुछ जगहों पे 5 साल में अडॉप्ट हो जाएंगे, या कुछ में 7 साल में अडॉप्ट हो, बट ये होना है। अब इसमें क्या होता है, एक तो जीयूआई तो ऑप्शन है ही आपके पास, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था कि वो एक इनबिल्ट उसका एप्लीकेशन था डीएनए सेंटर का। मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया था आपको, मैं वापस दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखोगे, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, उसी वेब यूआई का, वेब बेस्ड पेज का, जिसके थ्रू मैनेजमेंट की जाती है। तो एज ए एडमिन आप इसका जीयूआई का एक्सेस, जीयूआई का एक्सेस मतलब इसका एचटीटीपीएस एक्सेस ले सकते हो, वहां लॉग इन कर सकते हो, वहां चेंजेस कर सकते हो। दैट्स वन वे टू मैनेज द डिवाइसेस। इसमें आपको सारे डिवाइसेस और दिख रहा होगा, नेटवर्क डिवाइसेस, वायरलेस क्लाइंट्स, वायर्ड क्लाइंट्स, सब दिखेगा। दूसरा है हम स्क्रिप्ट यूज करके एपीआई को इंटरेक्ट करें, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस के एपीआई से इंटरेक्ट करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्को ने अपनी एप्लीकेशन बना रखी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और अपनी एप्लीकेशन बनाए जो इस एपीआई से इंटरेक्ट करे। देखो, एपीआई बनाने का फायदा क्या होता है कि आप फ्रंट एंड जैसा आपको पसंद है वैसा बनवा सको। तो एसडीए यूजेस अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग अप्रोच। इट यूजेस फिजिकल नेटवर्क, स्विच, राउटर, केबल, ये सब अभी भी है।
और ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो मैं डायरेक्टली जाऊंगा और एसडीए पढ़ लूंगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्विच क्या है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग राउटिंग क्या है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, ये नहीं हो सकता। ओके, मतलब जो कुछ आपने सीसीएनए में पढ़ा है, जैसे मैं एसडी वैन के लिए भी आपको क्या बोल रहा हूँ कि सीसीएनपी पढ़ना रिकमेंडेड है बिफोर यू गो विद एसडी वैन, क्योंकि वहां पे भी राउटिंग होती है, ऐसा नहीं कि आप राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला रहे हो। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट वे इन विच वी डू थिंग्स। ओके, तो स्विच, राउटर, केबल, ये सब हैं यहाँ पे भी। और एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर यूज कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है डीएनए सेंटर। आर्किटेक्चरली साउथ बाउंड साइड आपको पता है इससे इंटरेक्ट करती है। यहाँ पे अब इसमें हम कहते हैं कि इंटरेक्शन होती है साउथ बाउंड इंटरफेस से फैब्रिक के साथ, अंडरले के साथ, ओवरले के साथ। अभी ये तीन टर्म्स मैंने आपको क्लियर नहीं किए कि अंडरले क्या होता है, ओवरले क्या होता है, ये हम वन बाय वन अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। बट ऑल इन ऑल ये है तीनों चीजें यहीं पे इसी इंफ्रा में। तो वो देखते हैं। देखो ये ओवरले है, ये अंडरले है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा एक चीज का रिकॉल करवा देता हूँ। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमने एक चीज की बात की है जिसका जिसका वर्किंग इसके वर्किंग के साथ काफी हद तक सिमिलर है। जैसे हमने काफी देर पहले वीपीएन का डिस्कशन किया था, और जब हमने वीपीएन का डिस्कशन किया था तो हमने ये बात की थी कि जब पैकेट यहां से यहां जा रहा है, मैं याद दिला देता हूँ, तो वो पूरा का पूरा पैकेट एनक्रिप्ट किया जाएगा, बाहर नया हेडर लगेगा, उसमें ये आईपी होगा, सोर्स डेस्टिनेशन ये होगा। या हमने इन अदर वर्ड्स बोला था कि इन दोनों के बीच में टनल बनेगी एक। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे एसडीए में भी है। अब वीपीएन की बात नहीं है ये, बट यहाँ पे जब कम्युनिकेशन होता है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आपको ये स्विच 1 दिख रहा है यहाँ पे और ये स्विच 2 दिख रहा है। अब अगर पीसी ए पीसी बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, पीसी बी कहाँ है, स्विच 2 पे, पीसी ए कहाँ है, स्विच 1 पे। क्या स्विच 1 और स्विच 2 डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं किसी वे में? नहीं, राइट। बट स्टिल ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये एक टनल बनाएगा यहां से लेके यहां तक। उस टनल के लिए अंडरले का होना जरूरी। देखो, अंडरले वर्ड अगर आप देखोगे, हम जैसे बोले द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। why the underlying infrastructure? Because that is the underlying infrastructure which is making this tunnel possible between these. ओके, अंडरले नाम कहां से आया इसका? यहां क्या होगा, ये वीएक्स लैन टनल बनाते हैं। और पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, ये वीएक्स लैन को वीलैन के साथ मत लिंक करना, ये एक अलग चीज है। जैसे वो डीएचसीपी और डीएससीपी में जमीन आसमान का फर्क था ना, ये दो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है ना। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का कंसेप्ट है, ये अलग ही कंसेप्ट है आईपी एड्रेस एलोकेट करने का। वैसे ही नाम सिमिलर सा देख के कई बार लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ये वीलैन का भाई होगा कुछ ना, वीलैन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है वीएक्स लैन। यहाँ पे क्या होता है, देखो ओवरले क्या है। ओवरले इज द मैकेनिज्म टू क्रिएट वीएक्सलैन टनल्स बिटवीन एसडीए स्विचेस। दो एसडीए बेस्ड स्विचेस हैं जो स्विच 1 और स्विच 2, उनके बीच में एक वीएक्सलैन टनल बनाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं ओवरले। मेन क्यों बनाना है, जब यहाँ पे ए ने बी से कम्युनिकेट करना है तो आपका स्विच यहाँ पे वीएक्सलैन टनल के थ्रू ट्रैफिक भेजेगा जो डायरेक्टली स्विच 2 तक पहुंचेगा। पार्टिसिपेट तो ये भी करेंगे बीच में उसको ले जाने के लिए, बट जो इसने भेजा होगा, जैसे वीपीएन के केस में क्या होता था, जो आपका एक पेयर भेजता था वो दूसरा रिसीव करता था ना सीधा एज इट इज। बीच वालों को पास तो होता था वो, बट उसको कोई देख नहीं पाता था। वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा है कि जो स्विच 1 देगा वो किसके पास पहुंचेगा, सीधा स्विच 2 के पास, क्योंकि टनल के थ्रू जाएगा। तो इट विल नॉट बी, यू नो, दे विल नॉट बी एबल टू गेन विजिबिलिटी, ये वाले लोग। इट इज एज इफ स्विच 1 डायरेक्टली स्विच 2 के साथ कनेक्टेड। तो देखो, the mechanism to create VXLAN tunnels between SDA switches, which are then used to transport traffic from one fabric endpoint to another over the fabric. अब underlay क्या है, देखो, the network of devices and connections
इसमें कौन कौन रहेगा, इसमें केबल्स रहेंगी, हो सकता है वायरलेस हो, टू प्रोवाइड आईपी कनेक्टिविटी टू ऑल द नोड्स इन द फैब्रिक विद अ गोल टू सपोर्ट द डायनेमिक डिस्कवरी ऑफ ऑल एसडीए डिवाइसेस। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ये राउटिंग स्विचिंग जैसा डायरेक्टली फ्रेम डिकैप्सुलेट करना एनकैप्सुलेट करना वैसे वाला काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट पहली चीज तो स्विच वन को ये भी पता होनी चाहिए ना कि ये वाला आईपी जिससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। ठीक है, तो उसकी डायनेमिक डिस्कवरी ऑफ ऑल एसडीए डिवाइसेस एंड एंड पॉइंट्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू क्रिएट ओवरले वीएक्सएलएन टनल्स। ये वाला जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं इनके बगैर तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ना, यहाँ स्विच वन स्विच टू फिजिकली तो कनेक्टेड है नहीं डायरेक्टली। ओके, अब जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है, ट्रैफिक सेंट बाय एंड पॉइंट flows through VXLAN tunnels in the overlay, a completely different process than traditional LAN switching and IP routing. अब नॉर्मली अगर सपोज करो हम एसडीए को छोड़ दें, नॉर्मली जब आप यहां से यहां फ्रेम भेजते हैं, अगर एक पीसी यहां कनेक्टेड है दूसरा पीसी यहां कनेक्टेड है, तो आपको पता ही है ना मैक टेबल में जैसे घूमते फिरते ये यहां तक पहुंचता, वैसे वाला स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। मैक लर्न हो के फिर वो फ्रेम आगे भेजा जा रहा है, ये क्यों नहीं है ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि यहाँ होता क्या, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल लैन स्विचिंग या ट्रेडिशनल आईपी राउटिंग जैसा काम नहीं होगा। नाउ द थर्ड टर्म, फैब्रिक। फैब्रिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरले एंड अंडरले। इन दोनों को कंबाइन जब हम कर देते हैं, कुल मिला के इस पूरे के पूरे सारे इंफ्रा को हम फैब्रिक कहते हैं। फैंसी वर्ड यूज करने का नेटवर्किंग वालों को शौक होता है, कपड़ा वपड़ा कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसे मत पूछना मेरे से कि ये कॉटन का है कि सिल्क का है कि पॉलिस्टर है क्या है, फैब्रिक है तो। ओके, पुअर जोक। तो ये फैब्रिक है, फैब्रिक किससे बनता है यहाँ पे, ओवरले और अंडरले से। अब अंडरले में क्या क्या है देखो, अंडरले में स्विच है, राउटर हैं, केबल्स हैं, वायरलेस लिंक्स हैं, क्योंकि वायरलेस लिंक्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कि दो बिल्डिंग जोड़ने के लिए वायरलेस भी तो यूज किया जा सकता है ना। अब जो आपका एसडी है ना, आप करने को ऐसा कर सकते हो, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, अब एक बड़ा रीजन आपको ये समझ में आएगा कि why there is a significant time being taken to go ahead with this thing। मतलब जैसे किसी टेक्नोलॉजी का नया एडॉप्शन होता है ना, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, बट यहाँ एसडीए के टाइम ज्यादा लगने का एक बड़ा कारण आपको समझ में आएगा। अब आप किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रा में इसको करने को ऐड कर सकते हो, जो आपका चल रहा हो, कंपनी का चलता हुआ नेटवर्क होगा ना एक। देखो जो भी कंपनी एसडीए के बारे में सोचेगी, ऐसा थोड़ी है उनका कोई नेटवर्क नहीं है, आज की डेट में भी तो नेटवर्क होगा उनका, ब्रांड न्यू स्क्रैच से नेटवर्क थोड़ी बना रहे होंगे। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा होगा जिसको वो यूज कर रहे होंगे, उसमें फायरवॉल लगाई है, उसमें राउटर लगाए हैं, उसमें स्विच लगाए हैं, सिस्को रिकमेंड नहीं करता है कि आप एसडीए उठा के उस चलते वाले प्रोसेस में घुस जाओ। क्यों? ये जो कंट्रोलर है ना, आप इसको ऐसे मान के चलो, ये करता क्या है, ये जा जाके ना इसको पूछेगा, अच्छा भाई तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तू क्या कर रहा है, मतलब ना इसने जाके पूछताछ का काम शुरू कर देना है, और कई और चीजों को ये कोशिश करेगा अपनी तरफ से करने के लिए। कौन? जो कंट्रोलर की हम बात कर रहे हैं। अब उस चक्कर में ना कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो कि ये तो सब सही चलता रहेगा, वो शायद कुछ बिगाड़ दे आपका लाके, कंट्रोलर कुछ पंगे ले और बिगाड़ दे, और फिर आपका काम ठप हो जाए, एंड दैट विल बी डिजास्टर, क्योंकि फिर तो कंपनी का एग्जिस्टिंग इंफ्रा ही बैठ गया, तो फिर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे हम करते क्या है, सिस्को का रिकमेंडेशन है कि अगर आप एसडीए अडॉप्ट कर रहे हो, आप इसको सेपरेट रखो शुरू में, अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा के साथ मत रखो, जो एग्जिस्टिंग है उसको वहीं रहने दो, एसडीए सेपरेटली बिल्ड करो। और ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं वो, क्योंकि हार्डवेयर में चीजें डिफरेंट है। आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरा मतलब क्या कहना, जैसे मैंने मोबाइल खरीदा, अब मैं मोबाइल में बोलूं कि ना एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उससे ना मेरा कैमरा
16 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब पागल बनाने को बना सकते हो किसी को, बट पागल उसी का होने का जिसको नहीं पता होगा। बट ये हार्डवेयर की बात है ना, ये तो मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से नहीं होगा ना काम, इसके लिए हमें मोबाइल बदलना पड़ेगा। ऐसे ही क्या है, स्विच के अंदर भी एसिक होते हैं। अब ये हार्डवेयर की बात है। अगर सपोज करते हैं कुछ फंक्शनैलिटी सिस्को को चाहिए जो हार्डवेयर में सपोर्टेड होनी चाहिए, वो मेरे स्विच में मान लिया मैंने अभी खरीदे हैं, या 6 महीने पहले खरीदे हैं, या साल एक पहले खरीदे हैं, बट हार्डवेयर में मेरे वो चीज नहीं है, तो क्या होगा? मुझे नया स्विच खरीदना पड़ेगा एसडीए के लिए, राइट? क्योंकि जिसमें हार्डवेयर में सपोर्ट होना चाहिए इस चीज का। लॉजिक समझ में आ गया? इसलिए भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा में कई बार आप वो कैपेसिटी आपके पास होगी नहीं, वो हार्डवेयर में वो फंक्शनैलिटी ही नहीं होगी जिसकी वजह से आप उठा के एसडीए इंप्लीमेंट कर दो। ये सारे मोटे मोटे अगर देखोगे तो बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं। किस चीज के? इसके स्लो एडॉप्ट होने के। क्यों? देखो, जो ये आप बोल रहे हो इसमें पैसे लगते हैं, और नया हार्डवेयर खरीदना है, नई चीजें लगानी है, और ये वाले काम ऑब्वियसली कंपनी एकदम से, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट आपको कुछ करने हो तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। देखो, एसडीए कैन बी एडिड इनटू एन एग्जिस्टिंग कैंपस लैन, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कैन बी एडिड, बट डूइंग सो हैज सम रिस्क्स बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता आप अपना एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, डीएनए सेंटर का कंट्रोलर, उससे पंगे ले जाके और बैठा दे। डीएनए सेंटर should not be used to configure the underlay if devices are currently used in production। अब आप देखो, अगर डीएनए सेंटर की जीयूआई खोलोगे और यहां से टिक 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 करके कुछ पुश करोगे, तो वो जाएगा ना डिवाइस पे, और उस वक्त अगर आउटेज हो गई तो फिर कांड हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर मस्ट बी फ्रॉम एसडीए कंपैटिबिलिटी लिस्ट। मतलब आप कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते। द डिवाइस सॉफ्टवेयर लेवल्स मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स। अब यहाँ क्या है, अगर आप यहाँ जाओ cisco.com/go/sda पे, तो आपको एसडीए से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ये मैं जस्ट जनरल नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अब आप प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हो। अब देखो, डीएनए सेंटर है, आइस है, डीएनए के सॉफ्टवेयर हैं, ये अलग अलग इंफ्रा की बात कर रहे हैं। जैसे डीएनए सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये आपको ये दिखा भी रहा है यूआई उसका, कि कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब खैर, मैं क्यों ला रहा था आपको यहाँ, अगर मैं चेक प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी में, सपोज करते हैं मेरी कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ इंफ्रा तो है ही है ना, राइट? मैं जाता हूँ इसको चेक प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी पे ले जाता हूँ। ये मेरे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है फ्रेश डिप्लॉयमेंट है या अपग्रेड कर रहे हो। इफ आई से अपग्रेड, ये बोलेगा डीएनए सेंटर का कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन आप यूज कर रहे हो। अपग्रेड मतलब क्या है? मैंने डीएनए सेंटर डिप्लॉय किया हुआ है, ये डीएनए सेंटर का सॉफ्टवेयर वर्जन है। सपोज करते हैं नया डिप्लॉयमेंट। अब ये मेरे से कह रहा है पहले आप सॉफ्टवेयर वर्जन सिलेक्टेड कर लो, रिकमेंडेड रिलीज सिलेक्टेड था। ये किसका सॉफ्टवेयर है? डीएनए सेंटर का। अब यहाँ पे ना स्पेसिफिक डिवाइसेस के स्पेसिफिक रोल्स हैं। फैब्रिक एज है, फैब्रिक बॉर्डर है, फैब्रिक कंट्रोल है, वायरलेस है, ये सारे आपको देखने पड़ते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे सपोज करते हैं मैं फैब्रिक एज की बात करता हूँ, फैब्रिक एज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सबमिट क्वेरी करते हैं। अब जो ये पर्टिकुलर डीएनए सेंटर के सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ कंपेटिबल डिवाइसेस हैं, ये वो बता रहा है मेरे को। कह रहा है 3850 स्विच, 3650 स्विच, 9200 सीरीज, 9300, और उनमें भी स्पेसिफिक मॉडल दिखा रहा है मेरे को। देखो, उनके हार्डवेयर तो होना चाहिए मेरे पास, साथ के साथ कह रहा है कि रिकमेंडेड ये वाला सॉफ्टवेयर उसमें डालना है। सपोर्ट इन सब पे है। जैसे क्या होता है सपोर्ट, मतलब आप सिस्को वालों को कॉल करके इशू रेज कर सकते हो कि मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। ये वाले सारों पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बट उनकी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप 16.12.3s ये वाला यूज करो इस पर्टिकुलर स्विच के लिए।
अब ये जो स्विचेस हैं ये किस रोल के लिए हैं? ये फैब्रिक एज के लिए। ओके, अभी हम आगे देखेंगे फैब्रिक एज क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बट यही पर्टिकुलर स्विच है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ही iMedita में लैब की बात कर रहा हूँ, वहां पे 3750 का स्विच रखा है, 3850 भी है हमारे पास वैसे, बट सपोज करते हैं मैं बोलूं कि वो 3750 सीरीज के स्विच के साथ मैं डीएनए सेंटर चलाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वही वाली बात है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ हम नहीं बना सकते, राइट? ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो और भी डिवाइसेस हैं। बॉर्डर एंड कंट्रोल प्लेन, उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक राउटर्स रिकमेंडेड डाले हुए हैं, कुछ अलग अलग स्विचेस डाले हुए हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ता है कई बार कि आप जो स्विच खरीद रहे हो, मतलब लेट्स से कंपनी अभी कुछ स्विच खरीद रही है, कुछ डिवाइसेस खरीद रही है, तो ऑब्वियसली दे शुड नॉट बाय स्टफ विच इज नॉट एसडीए सपोर्टेड, राइट? देखो ऐसे ले लो, जैसे सपोज करो आप में से कोई गाड़ी खरीदने का सोचे अगले 2-3 साल में, तो वो एक तरफ तो ये सोचेगा ना कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूं कि नहीं खरीदूं, राइट? एक थॉट तो देगा ना उसको करंटली। वैसे ही आप क्योंकि अडॉप्ट तो हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वैसे ही आप नेटवर्क में भी देखते हो। देखो अब क्या लिखा है, द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर मस्ट बी फ्रॉम एसडीए कंपैटिबिलिटी लिस्ट। ये समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मेरे को ये तो चलाना है, ये नहीं चलेगा। द डिवाइस सॉफ्टवेयर लेवल मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर भी उसमें स्पेसिफिक आईओएस का वर्जन होना चाहिए। यहाँ पे अब रोल क्या क्या है, एक है फैब्रिक एज नोड। ये कैसा है? आपने एक्सेस लेयर समझी, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कोर में, ये फैब्रिक एज नोड वैसा ही है। ये वो स्विच है जिसके साथ एंड पॉइंट कनेक्ट करेंगे। मतलब जैसे इस केस में पीछे स्विच 1 है, इसके साथ पीसी कनेक्ट हो रहे हैं ना डायरेक्ट, ये क्या है? फैब्रिक एज नोड। अब जैसे मैं कह रहा था आपको कि ऑलरेडी आपका कुछ इंफ्रा होगा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, और आपने क्या किया, आपने एसडीए बेस्ड इंफ्रा लगाया, यहाँ पे कंट्रोलर लगाया, यहाँ पे बहुत सारे स्विच वगैरह लगा दिए आपने। अब रातों रात तो उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे नहीं, कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम इसको जोड़ देंगे, बट एकदम से आप इसको उठा के नहीं फेंकने वाले, तो इसलिए थोड़ा टाइम ऐसा चलाना पड़ेगा इसको, जिसमें एसडीए बेस्ड भी होगा और नॉन एसडीए बेस्ड भी होगा। जैसे यहाँ पे जो है ये एसडीए बेस्ड तो है नहीं। फैब्रिक बॉर्डर नोड क्या है? अ स्विच दैट कनेक्ट्स टू डिवाइसेस आउटसाइड एसडीएस कंट्रोल। तो जो भी यहाँ पे डिवाइस आप लगाओगे, आप उसको फैब्रिक बॉर्डर नोड कहते हो। जैसे आपने यहाँ देखा, बॉर्डर नोड में जरूरी नहीं है कि आप स्विच ही लगाओ, यू कैन हैव एएसआर 1000 सीरीज वगैरह, ये राउटर भी हैं, बट ये क्या कर रहे हैं? ये फैब्रिक बॉर्डर नोड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ वैन राउटर्स हो। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक और, मैंने अपनी कंपनी में तो मान लेते हैं फुल फ्लेज्ड एसडीए डिप्लॉय कर दिया, कहीं ना कहीं आप स्टिल इसको उठा के इंटरनेट से तो जोड़ोगे। अब ऐसा थोड़ी आपका कंट्रोलर उठा के पंगे लेने चला गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डिवाइस के साथ, मैं देखता हूँ जरा उधर भी क्या है। तो स्टिल क्या है, ये तो मैं एग्जिस्टिंग का एग्जांपल ले रहा था यहाँ पे। अगर आप बोलोगे कि एक टाइम के बाद तो ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा, ट्रांजिशन पूरा होने के बाद भी ये बॉर्डर नोड रहेगी, राइट? क्योंकि हर डिवाइस आपका ही कंट्रोलर थोड़ी संभालेगा। या हो सकता है कि यहां से इंटरनेट तो नहीं जोड़ रहे हम, बट हमने हमारी कंपनी का डेटा सेंटर बना रखा है, उस डेटा सेंटर में अपना एसीआई और वो एपिक वो सब चल रहा है ना अपना अलग, जो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा था। अब वो ये थोड़ी कंट्रोल करेगा, स्टिल ये क्या है? बॉर्डर नोड। तो बॉर्डर नोड कौन सी नोड है? अ स्विच दैट कनेक्ट्स टू डिवाइसेस आउटसाइड एसडीएस कंट्रोल। थर्ड ऑप्शन है फैब्रिक कंट्रोल नोड, और ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद मैं वापस आऊंगा इस पे। फैब्रिक कंट्रोल नोड करता क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली आपने वो अभी समझे नहीं है। ये वो एक स्विच है
जो स्पेशल कंट्रोल प्लेन के फंक्शंस करेगा। इसमें सीपीयू रैम थोड़ी ज्यादा चाहिए। अब क्या स्पेशल फंक्शन करेगा अभी हमने ये समझे नहीं है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर अभी ढंग से नहीं हुआ होगा। तो फैब्रिक कंट्रोल नोड आगे देखते हैं। अब देखो एक वर्ड यहां यूज किया जाता है, ग्रीन फील्ड डिजाइन। एसडीए ग्रीन फील्ड डिजाइन क्या है कि ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि आप स्क्रैच से बिल्कुल फ्रेश डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ये असल में सिविल इंजीनियरिंग की टर्म है। जैसे आप बोलो ना कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जी मेरा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जमीन खरीदी है अब उस पे बनाएंगे, ये मकान के ऊपर एक और फ्लोर डालने का अलग काम नहीं। सो यहाँ पे भी ग्रीन फील्ड डिजाइन में इन्होंने जो बोला है, देखो व्हेन बाइंग न्यू हार्डवेयर फॉर एसडीए फैब्रिक, आपकी सारी सिरदर्द कम हो जाती है। रिमूव मैनी ऑफ द चैलेंजेस दैट एग्जिस्ट व्हेन डिप्लॉइंग एसडीए ऑन एग्जिस्टिंग गियर। जैसे सपोज करते हैं आज हमारी कंपनी नई आई है, ब्रांड न्यू कंपनी ही नहीं खुली है। अब नई कंपनी है तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रा तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे, हम फ्रेश डिप्लॉयमेंट करेंगे, एसडीए वेसडी करेंगे। हम बोलेंगे जब यही चलना है आगे तो फिर अब क्यों पुराना वाला लगाएंगे। वी कैन सिंपली ऑर्डर कंपेटेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड वंस इट अराइव्स डीएनए सेंटर कैन कॉन्फ़िगर ऑल द अंडरले फीचर्स ऑटोमेटिकली। और ये मैजिक जैसा लगता है, जब आप कभी देखोगे ना इसको चलते हुए, आप बोलोगे वाह, मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा तरीके से, बट डीएनए सेंटर से वो टिक 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 करके सारा काम हो जाता है। अब कोई भी ग्रीनफील्ड डिजाइन हो, चाहे एसडीए का हो चाहे नॉन एसडीए हो, उसमें आपके दिमाग में क्या क्या सवाल होने चाहिए डिजाइन करते वक्त। आपको यही चीजें फिर भी कंसिडर करनी पड़ेंगी ना। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक चीजें चली जाएंगी। कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए, ये किसके बेसिस पे रहेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स जितने रहेंगे, डिवाइसेस जितने रहेंगे। पोर्ट की स्पीड फास्ट इथरनेट चाहिए, गीगाबिट इथरनेट चाहिए। स्विच स्टैकिंग करनी है कि नहीं करनी है, स्टैकिंग याद है ना। केबल की लेंथ, पीओई चाहिए, पीओई प्लस चाहिए, क्या चाहिए। और पावर अवेलेबिलिटी ईच स्विच वर्सेस पीओई की रिक्वायरमेंट्स। पावर की रिक्वायरमेंट मैंने बताया था ना कि स्विच में जरूरी नहीं है कि सारे डिवाइस पावर करने की हो। लिंक कैपेसिटी, स्पीड एंड नंबर ऑफ लिंक्स। अब एक चीज का डिफरेंस है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा ब्रॉडली क्या डिफरेंस है। देखो जो आपका ट्रेडिशनल लैन था, ये आपका ट्रेडिशनल लैन जो कहा जा रहा है, अब ये ट्रेडिशनल है मतलब ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है, ज्यादा परंपरागत मत चले जाना। बट दिस इज व्हाट वी करंटली यूज। व्हाट डू वी डू इन दिस। ये आपको एक स्विच दिख रहा है, राइट। ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच है। और आपके पास एक्सेस लेयर के स्विच भी होते हैं। एक्सेस लेयर के स्विच पे आप पीसी लगाते हो। इसका गेटवे कौन रहता है जनरली, इन दोनों डिवाइसेस में हम एचएसआरपी जैसी चीज चलाते हैं। एचएसआरपी याद है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसमें हमने ये बोला था कि दो जगह गेटवे बनाते हैं हम, एक्टिव स्टैंड बाय, बुलाना नहीं है। तो गेटवे कौन है, इन दोनों में से जो एक्टिव रहेगा। ये सब कहानी आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये लिंक्स L2 हैं, ये लिंक्स L2 हैं, ये लिंक्स L2 हैं। एसटीपी चलाओगे आप इसमें, एसटीपी के हिसाब से एक साइड तो वो ब्लॉक करेगी ना। ये वाली कहानी सारी है। अब बदला क्या है, अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करो इसको। जो एसडीए का डिजाइन है वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, लेयर 3 यूज करना है हर जगह। ये एक्सेस लेयर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, ये लिंक लेयर 3 है, लेयर 3 है, लेयर 3। लेयर 3 मतलब यहां भी आईपी होगा, यहां भी आईपी होगा, यहां भी आईपी होगा। और आपस में ये क्या चलाएंगे, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल रिकमेंडेड है। एसटीपी की जरूरत पड़ेगी, गोली मारो। और अच्छी चीज भी है, क्यों। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एसटीपी क्या करता है। आपका ही स्विच है, आपने ही केबल भी लगाई, आपने पोर्ट में स्विच भी, स्विच में पोर्ट भी रखा, फिर भी यूज नहीं करने दे रहा है। बेटर नहीं है L3 कर दो इसको। इसका गेटवे जो पहले कौन थे, ये और ये, अब ये कहां जा रहा है, यहां एचएसआरपी की भी जरूरत नहीं है अब। क्यों, क्योंकि इसका गेटवे यही है। आप बोलोगे गेटवे डाउन हो गया, तो गेटवे तब डाउन होगा ना जब ये स्विच ही गया। इंटरफेस वीलैन बनेगा। इंटरफेस वीलैन तो लॉजिकल इंटरफेस है,
तार निकलने पे तो डाउन होगा नहीं। कब डाउन होगा? जब स्विच ही गया। जब स्विच गया तो इसकी तो फिजिकल कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है? अगर इतना रिडंडेंसी आपके लिए फिर जरूरी है तो फिर मान लो एक स्विच लगा के फिर तो यहाँ पे भी कुछ और ही करना पड़ेगा ना। ये डिजाइन वाइज समझ में आ रहा है कुछ डिफरेंस आ गया? देखो, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन, a greenfield SDA fabric uses a routed access layer design, which simply means that all the LAN switches are layer 3 switches with routing enabled. So all links between switch operate as layer 3 links, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। डिफरेंट हो गया ना? आप इस चक्कर में अगर आगे भी देखोगे ना, CCNP में पहले ना बहुत सारी स्विचिंग होती थी। अभी भी हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्विचिंग नहीं पढ़ाते हैं। मतलब पुराने CCNP को उठा के देखोगे ना, तो उसमें एक मॉड्यूल, मतलब एक किताब होती थी राउट की, एक किताब होती थी स्विच की। पुराने मतलब मैं पिछले वर्जन की बात कर रहा हूँ। अब आप देखोगे चीजें बदल रही हैं। जब आप ये यूज करोगे, ये वाला जितना ज्यादा ये यूज शुरू होगा, क्या आपको STP पढ़ने की डिटेल में जरूरत रहेगी? मतलब आज से मे बी 5-7 साल बाद मैं बोलूंगा बेटा हम STP नाम का कुछ पढ़ाते थे। ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट यूज इट, बट अगर आप ये डिजाइन ही बदल दोगे, लेयर 3 कर दोगे, तो STP की जरूरत खत्म हो जाएगी ना। जरूरत खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग समझ में आ रही कि ये अपडेट क्यों करते रहते हैं कंटेंट। क्योंकि जब नेटवर्क बदलेगा, जब टेक्नोलॉजी बदलेगी, तो आपको कंटेंट भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें अब राउटिंग प्रोटोकॉल में ISIS ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, देन अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और घबराना नहीं, आपने OSPF पढ़ा है ना, तो OSPF से काफी मिलता जुलता प्रोटोकॉल है ISIS। एरिया का कंसेप्ट उसमें भी है, और बहुत सारे कंसेप्ट जो आपने OSPF में पढ़े हैं वो उसमें भी। देखो, अब बेस्ट SDA configuration happens to use a design called routed access layer design. राउटेड एक्सेस लेयर डिजाइन से क्या मतलब है? सारे के सारे स्विच लेयर 3 है, समझ में आ गया? पिछले डायग्राम में देख लिया आपने। स्विच यूज ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल। ऑल लिंक्स बिटवीन स्विच, चाहे सिंगल लिंक्स हो चाहे इथर चैनल हो। देखो यहाँ पे तो दो दो लिंक लगा रखे हैं ना आपने, चाहे सिंगल लिंक लगाए हो या इथर चैनल लिंक लगाए हो, ये सारे लेयर 3 लिंक्स रहेंगे, तो STP की कोई जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट STP RSTP इज नॉट नीडेड। राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा ना, राउटिंग टेबल रहेगा हर किसी के पास। द इक्विवेलेंट ऑफ ट्रेडिशनल एक्सेस लेयर स्विच इज व्हाट वी कॉल एन SDA एज नोड। जो स्विच है जो PC से कनेक्ट होगा वो कौन सा रहेगा? ये वाले स्विचेस ना, फैब्रिक एज एक्ट्स एज डिफॉल्ट गेटवे फॉर द एंड पॉइंट डिवाइसेस। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ लेयर 3 स्विच ही चाहिए आपको। पहले क्या होता था, आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, ये वाले स्विच लेयर 2 लगाए जाते थे, ये वाले लेयर 3 लगाए जाते। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी लेयर 3, ये भी लेयर, सब लेयर 3 होना चाहिए, लेयर 2 चाहिए नहीं अपने को। साइड में हटाओ। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लेयर 3 स्विचेस वाली टेक्नोलॉजी अब कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है, तो वी कैन हैव इट अडॉप्टेड मोर एंड मोर। एज अ रिजल्ट HSRP इज नो लॉन्गर नीडेड। चाहिए ही नहीं, क्योंकि गेटवे कहाँ है? फैब्रिक एज नोड पे ही तो है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फ्रेम के साथ होगा क्या। जब फ्रेम भेजा जाएगा तो SDA ओवरले हम बात करें या अंडरले बात करें, उसमें काम कैसे चलता है। देखो, जो भी फैब्रिक का एंड पॉइंट है ना, जब वो भेजेगा ट्रैफिक को, पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था, स्विच आपका जब राउटर को पकड़ाता था, ये उसके लेयर 2 हेडर ट्रेलर हटाता था, पैकेट को निकाल के नए हेडर ट्रेलर में बना के चिपकाता था और आगे भेजता था। ऐसा होता था ना कहानी कुछ। यहाँ नहीं होना है वो, पहली चीज मैं ये पॉइंट आउट करके क्लियर करना चाह रहा हूँ। राउटिंग वाला वो जो प्रोसेस आपने पढ़ा था वो यहाँ नहीं होना है। स्विचिंग का भी जो प्रोसेस आपने पढ़ा था वो भी यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पहले क्लियर कर लूं मैं। होगा क्या वो हम देखते हैं अब मैं ये यहाँ इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको एक इमेज दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें समझाता हूँ, फिर हम वापस आके ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विच 1 है, स्विच 1 पे कनेक्टेड PC है। ओके,
इसने कुछ भेजा, किसके लिए भेजा, इसके लिए। ये कहाँ कनेक्टेड है, स्विच टू। आपने ऑलरेडी डायग्राम देखा है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्विच वन स्विच टू, राइट। इनके बीच में बहुत सारे स्विचेस हैं ऑलरेडी। यहां ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये पूरा फ्रेम जो फैब्रिक एज नोड है, मतलब जो इनग्रेस फैब्रिक एज नोड है, इनग्रेस जो फैब्रिक में घुसा रहा है इसको अभी, क्योंकि यहां तक तो ये एंड डिवाइस में ही था ना। वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे फ्रेम को उठा के इधर डालेगा। क्या फ्रेम डिकैप्सुलेट किया गया, नहीं। क्या राउटिंग की जा रही है, नहीं। क्या स्विचिंग की जा रही है, नहीं। कुछ और ही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ये फ्रेम को इधर डाला गया। VXLAN हेडर लगा, UDP हेडर लगा और IP हेडर लगा। इसने इस टनल के थ्रू इसको यहां पे पहुंचा देना है। यहां ये जो इग्रेस एज नोड है, ये इस एक्स्ट्रा चीजों को हटा के इधर भेज देगा इसको। अब ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, बीच में और भी कुछ होना है। वो क्या क्या होना है देखो। Cisco choose VXLAN virtual extensible LAN protocol to create tunnels used by SDA। टनल बनेगी यहाँ पे। When an SDA endpoint sends a data link frame into SDA edge node, the ingress node, that is this switch, encapsulates the frame and sends it across a VXLAN tunnel to the egress edge node। इसने उठा के सीधा इसको पकड़ा दिया। ये जो काम है ना फ्रेम को इसके अंदर डालना, ये इस स्विच के एसिक में होता है। अब इसी से आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बात कर रहा था कि हार्डवेयर में आपके वो चीज सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर आपके स्विच में, जो सपोज करते हैं मैंने पास 3750 रखा है एक, अब उसमें अगर ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि फ्रेम को उठा के ऐसे ये काम एसिक में नहीं कर सकता वो, तो क्या मैं उसको एसडीए के लिए यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। समझ आई बात। ये वाले काम, क्योंकि देखो मैंने आपसे बोला था ना एसिक में क्या होता है, एसिक में ही स्विच की वो कोर फंक्शनैलिटी जो हमने समझी थी, क्या, एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन, ये वाला काम भी हमें किसमें चाहिए, एसिक में। अगर नहीं है हमारे हार्डवेयर में तो वी हैव टू थ्रो द हार्डवेयर, वी हैव टू बाय न्यू हार्डवेयर, इट्स मैंडेटरी। उसका कोई इलाज नहीं है, वो किसी सॉफ्टवेयर अपडेट से नहीं आने वाला। अब इसके लिए यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग भी अलग अलग रहेगी। और देखो ये मैं कैसे बोल रहा था आपको, वीपीएन जैसा है, सिमिलैरिटी मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूं। देखो जो ये भेजता था वीपीएन पेयर एक, वो दूसरा वीपीएन पेयर रिसीव करता था ना सीधा। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगी है इसके बेसिस पे आप इसको घुमाओगे यहाँ पे, बट इसको बीच में कोई ऑल्टर नहीं कर रहा, और ये रिसीव करेगा, ये हटाएगा इसको। वीपीएन में भी तो ऐसा ही हो रहा था। अब एक चीज डिफरेंट हो रही है, वीपीएन में क्या था, आपका आईपी पैकेट लिया जाता था, पूरा फ्रेम नहीं भेजता था वो दूसरी तरफ। ये तो पूरा का पूरा फ्रेम ही दे रहा है कि ले, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक सब ले तू, एज इट इज पहुंचा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसमें इन्होंने एक रिकमेंडेशन रखी हुई है जो फॉलो करनी ही पड़ती है एक्चुअली। वो ये है कि आपकी आईपी एड्रेसिंग दो अलग अलग रहेंगी। ये अगर अगेन आप इसको रिलेट करो तो ये वही वाले कंसेप्ट वीपीएन से रिलेटेड है। जैसे जो आप प्राइवेट आईपी यहां यूज करते थे, मान लो इसमें और इसमें, इन दोनों में, आप बाहर यहाँ एज वाला डिवाइस क्या करता था, जब यहां से यहां पहुंचाना होता था, पब्लिक आईपी, राइट। यहाँ वाली आईपी अलग, यहाँ वाली आईपी एड्रेसिंग अलग होती थी ना। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, टनल बनाने के लिए ये क्या करेंगे देखो, टू सपोर्ट VXLAN एनकैप्सुलेशन, अंडरले यूजेस अ सेपरेट आईपी एड्रेस स्पेस एज कंपेयर्ड विद रेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल वाइज ले रहे हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे हम एंड पॉइंट्स को, पीसीज हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उन सबको इस सबनेट से आईपी दे रहे हैं, इसके और सबनेट्स कर सकते हैं, इस रेंज में से हमने दिया। और हमने अंडरले को आईपी देने के लिए 172.16.0.0/16 यूज कर लिया। आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, स्विच 1 का, स्विच 2 का, स्विच 3 का, स्विच 4 का, हर एक का अपना आईपी है, इसी से है।
ये किसके लिए है? ये है अंडरले के लिए। ओके। और जब ये पीसी ए इस पीसी बी से कम्युनिकेट कर रहा है, यहां पे ये अलग आईपी एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, यहां पे अलग है और अंडरले में आईपी एड्रेसिंग अलग है। ये ओवरले है ना, ओवरले की आईपी एड्रेसिंग अलग हो गई, दिख रही है, अंडरले की आईपी एड्रेसिंग अलग हो गई। ये क्यों है? जैसा आपने वहां देखा था कि आपका जब वीपीएन बनता था, जब ये ट्रैफिक इधर घुमाया जाता था, वो पब्लिक आईपी के बेसिस पे घूमता था। जब ये यहां से उठा के यहां पकड़ाता था तो ये प्राइवेट आईपी के बेसिस पे पहुंचाता था। अब यहाँ पब्लिक प्राइवेट तो नहीं है, बट आईपी एड्रेसिंग अलग अलग रखी है। एक प्रोटोकॉल यहाँ यूज किया जाता है, देखो, लिस्प, लोकेटर आइडेंटिटी सेपरेशन प्रोटोकॉल। पहले हम वैसे ये देख लेते हैं, ये हमने देख लिया ना वीएक्सलैन काम कैसे करता है मोटा मोटा। अब ये पढ़ लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखो, an endpoint sends a frame that will be delivered across the SDA network. First SDA node, कौन सी? edge node encapsulates the frame within a new message. ऐसा ही हुआ with a tunneling specification called VXLAN and forwards the frame into fabric. उसको encapsulate करके उसने आगे भेजा था ना, यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली है, पहले डायग्रामेटिकली समझ लिया, वहां से समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। Once the ingress node has encapsulated the original frame, other SDA nodes forward frame based on VXLAN tunnel details. जब ये आगे भेजेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत सारे हैं ना बीच में, वो किसके बेसिस पे भेजेंगे? वो इसको देखेंगे, इधर कंटेंट कोई नहीं देखेगा। वीपीएन जैसा ही हो गया, तभी मैं कह रहा हूं लास्ट एसडीए नोड रिमूव्स द वीएक्सलैन डिटेल्स। जो लास्ट वाली है वो तो हटाएगी ना वो सारा जो एक्स्ट्रा तामझाम लगाया आपने, एंड फॉरवर्ड्स द ओरिजिनल फ्रेम ऑन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन एंड पॉइंट। ऑल दिस वर्क हैपेंस इन स्विच एसिक। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हार्डवेयर अलग चाहिए। देखो, एसडी एनकैप्सुलेट्स विद दीज गोल्स इन माइंड। वीएक्सलैन टनलिंग का जो एनकैप्सुलेशन है और डीकैप्सुलेशन है, जो आपने ये देखा, कौन सा? ये फ्रेम को उठा के यहां डालना, ये वाली नोड ने निकालना, ये एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन मस्ट है, ऑप्शनल नहीं छोड़ा है, मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय स्विच एसिक ऑन ईच स्विच। होता क्या है, एसिक जो परफॉर्मेंस देते हैं ना आपको, एसिक क्योंकि हार्डवेयर में वो कर रहा होता है, तो वो आपको फास्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि वो उसमें सीपीयू कंज्यूम नहीं होता, उसमें ये होता है कि भैया ये आना है, यही होना है। जैसे वो एड्रेस लर्निंग का काम है, वो एक प्रोसेस बना हुआ है। दैट इज वन रीजन फॉर द एसडीए हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट, कि जो आप स्विच खरीद रहे हो उसके एसिक में ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज VXLAN मस्ट सप्लाई हेडर फील्ड्स दैट एसडीए नीड्स फॉर इट्स फीचर्स। यहां अभी VXLAN के हमने हेडर की बात नहीं की, बट इसमें भी आपके वो फील्ड अवेलेबल होने चाहिए जो हमें चाहिए। इस फ्रेम को जब इधर से इधर घुमाते फिराते लेके जाएंगे, उसके लिए जो हेडर्स चाहिए वो यहाँ सपोर्टेड होने चाहिए। टनलिंग एनकैप्सुलेशन नीड्स टू एनकैप्सुलेट एंटायर डेटा लिंक फ्रेम इंस्टेड ऑफ एनकैप्सुलेटिंग द आईपी पैकेट। जैसा वीपीएन में खाली पैकेट जाता था, पैकेट की बात नहीं हो रही है। इससे बेनिफिट क्या है? आप लेयर 2 फॉरवर्डिंग और लेयर 3 फॉरवर्डिंग दोनों कर सकते हो। अब एक प्रोटोकॉल है लोकेटर आइडेंटिटी सेपरेशन प्रोटोकॉल, यहां आके आपकी ये कहानी सारी जुड़ जाएगी कि ये कैसे काम करता है। और ये वाला पॉइंट या ये वाला स्लाइड कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको अगेन इमेज से दिखाता हूं, फिर वापस हम आते हैं थ्योरी पे। जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, देखो ये स्विच 3 है, इस पे कुछ पीसी कनेक्टेड होंगे। जो ये पीसी कनेक्टेड होंगे, क्या ये स्विच 3 इनके आईपी एड्रेस पता कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कैसे? आर्प रिक्वेस्ट वगैरह, वो पुराने मेथड, जो पुराने क्या मतलब जो हम अभी तक यूज करते आए हैं, उसके बेसिस पे पता तो कर ही सकता है ना। और इन लोगों के लिए गेटवे कौन है? यही तो गेटवे है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो ये लोगों का क्या आईपी है इसी को पता नहीं है, नहीं हो सकता नहीं। अब ये क्या करता है,
जो ये स्विच है ये एंड पॉइंट आईडी, ईद नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं कोई बोले भाई एक वो ईद लेके जाता है, ईद लेके आता है। एंड पॉइंट आईडी है 10.1.3.0/24। ये स्विच 3 ने पता किया कि मेरे पास ये वाला सबनेट है। ये वाला सबनेट ये स्विच 3 क्या करेगा, एक लिस्प मैप सर्वर के पास जाके बताएगा। उसको क्या बताएगा, उसको ये बताएगा कि मैं कौन हूं, मैं हूं 172.16.3.3। मेरे पास ये वाले सबनेट के रेंज के लोग हैं, और ये लिस्ट मैप सर्वर अपने डेटाबेस में इस चीज को सेव कर लेगा कि 10.1.3.0/24 172.16.3.3 वाले के पास है। ऐसे ही अगर स्विच 4 है, उसके पास जो एंड पॉइंट आईडी है, जो सबनेट्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये सारा स्विच 4 भी किसको बताएगा, लिस्प मैप सर्वर को। इस डेटाबेस में ये एंट्री भी आ गई। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि इसी वर्किंग से आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ना ही यहां स्विचिंग होगी ना ही यहां राउटिंग होगी, तो होगा क्या, होगा ये लिस्ट के बेसिस पे काम। अब सपोज करते हैं स्विच 1 के पास कोई डिवाइस है जो कम्युनिकेट करना चाहता है डेस्टिनेशन आईपी 10.1.3.1 से। स्विच 1 क्या करेगा, स्विच 1 जाएगा लिस्ट मैप सर्वर के पास। लिस्ट मैप सर्वर को क्या बोलेगा, मैं 10.1.3. इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा था। लिस्ट मैप सर्वर अपने डेटाबेस को कंसल्ट करेगा, बोलेगा ओके मेरे को पता है ये 10.1.3 किसके पास है, किसके पास है 172.16.3.3। लिस्ट मैप सर्वर स्विच 3 से कम्युनिकेट करेगा। उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा भाई तेरे से एक बंदा ये है स्विच 1 जो बात करना चाहता है, तू उससे बात कर और टनल बना, क्योंकि उसको कुछ ट्रैफिक भेजना है। किसको, जो सबनेट तूने मेरे को बताई थी उसको। अब ये ट्रैफिक कहां जाएगा, समझ में ही टनल कैसे बन रही है। लिस्ट मैप सर्वर विल मेंटेन डेटाबेस ऑफ एंड पॉइंट आईडी एंड आर लॉक। आर लॉक होता है राउटिंग लोकेटर। राउटिंग लोकेटर मतलब ये सबनेट तो बताया, किसने बताया, जैसे ये इसका आर लॉक था। अब ध्यान से देखो, यहां तक तो कहानी स्विच 1 से स्विच 3 में टनल बनने की होगी। अब फ्रेम के साथ क्या होना है, जो ये फ्रेम स्विच 1 के पीसी ने भेजा जो स्विच 3 के किसी पीसी के लिए है, उस फ्रेम को, पूरे के पूरे फ्रेम को एनकैप्सुलेट कर दिया गया यहां पे। इसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, ऑब्वियसली 10.1.3.1। ये बाहर जो VXLAN हेडर लगा, यूडीपी हेडर लगा और आईपी हेडर लगा, इसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा 172.16.3.3। अब यहां बीच में जितने भी डिवाइसेस आए वो सब किसको देखेंगे, इसको। नोबडी विल लुक एट दिस। और ये वाला फ्रेम आपका उठा के इधर पहुंचा दिया जाएगा। ये स्विच 3 क्या करेगा, हटाएगा इसको, जो अंदर का माल है वो निकाल के इसको दे देगा। देखो, द अंडरले इंक्लूड्स ऑल स्विचेस एंड लिंक्स along with IP connectivity as a basis for forwarding data across the fabric। क्योंकि स्विच 1 टू स्विच 3 मैंडेटरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। Overlay adds a different level of logic with endpoint traffic flowing through VXLAN tunnels। अब मेरे को ये इतना देख के बताओ, क्या ये स्विचिंग है, नहीं, क्या ये राउटिंग है, कुछ और ही है नहीं राइट, लॉजिक क्लियर हुआ। और यही चीज आगे अडॉप्ट होनी है लैन नेटवर्क्स में। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत हार गए, क्लास छोड़ दिए। ये सबसे खराब काम पता क्यों है इस वक्त, आप सोच के देखो, खराब काम किसके लिए, जो बंदे अटेंड नहीं कर रहे। क्योंकि वो बंदे को ये मतलब मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप कोई भी चीज सीखने जाओगे ना, कोई भी चीज, लेट्स से मेरे को स्विमिंग सीखनी, अब सीखने से पहले ना आप, मतलब 3 स्टेज होती हैं आपकी किसी चीज को सीखने की। पहले ना एक स्टेज होती है जब आप अनअवेयर होते हो किसी चीज के बारे में। जैसे अगर मुझे पता ही नहीं स्विमिंग होती क्या है, तो मैं स्विमिंग सीखूंगा ऐसा चांस ही नहीं है क्या। फिर आपकी दूसरी स्टेज आती है कि आप अवेयर तो हो जाते हो, किस चीज के अवेयर,
सीखना क्या है? सीखना है स्विमिंग। फिर आप जाओगे, चलो कोचिंग लेते हैं, किसी कोच को ढूंढते हैं, अच्छा स्विमिंग बनेंगे, और फिर आप वो लर्निंग वाली काम करोगे। अब जिन लोगों ने ये अटेंड ही नहीं किया ना, उनका क्या हुआ, वो अनअवेयर वाले स्टेज पे ही रह जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रही बात? उनके साथ क्या होना है, उनको ये आइडिया ही नहीं आना कि आने होना क्या है। या जैसे ये हर जगह कवर भी नहीं करना पसंद करते, क्योंकि इसको पढ़ाने में थोड़ा सा लॉजिक ट्रेनर को भी क्लियर होने चाहिए कि ये सब है क्या, लिस्ट मैप सर्वर क्या है। जो अटेंड कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मूव्ड वन लेवल। देख रहे हो, आप अनअवेयर से अवेयर तो हो गए ना कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप कम से कम उस तरफ एफर्ट तो दोगे ना। कभी मैं भी 1 साल बाद, मैं भी 2 साल बाद आप बोलोगे ठीक है, अच्छा अब नौकरी तो मिल गई, अब मैं ये वाला पढ़ता हूँ, वो वाला पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ इसके बारे में कि ये चेंजेस आ रही हैं। देखो आप पढ़ के देखते हैं यहाँ से, ये क्या करता है लिस्ट। इट इज यूज्ड फॉर ओवरले डिस्कवरी एंड लोकेशन। नोड्स इन एसडीए नेटवर्क डू नॉट डू ट्रेडिशनल कंट्रोल प्लेन एक्शंस। ना ही स्विचिंग करते हैं, ना ही राउटिंग करते हैं। क्या करते हैं वो हमने बात अब कर ली है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग सिनारियो। Fabric edge node, SDA nodes that connect to edge of SDA fabric learn the location of possible endpoints using traditional means. मतलब जो ये डिवाइस है स्विच 3, ये पुराने वाले तरीके कौन से, आरप या जो भी तरीके हैं, उनसे ये तो कंफर्म कर ही सकता है ना कि कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या सबनेट है। यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स सच एज मैक एड्रेस सीख सकता है उनका, राइट, आईपी एड्रेस, सबनेट। इससे वो बनाएगा क्या, इससे वो बनाएगा एंड पॉइंट आईडी। Fabric Edge node registers the fact that node can reach a given endpoint into a database called list map server. मतलब ये जो edge node है, ये जाएगी list map server के पास, और क्या बोलेगी कि ये मेरे पास है। ये अपने पास क्या करेगा, इसको डेटाबेस में स्टोर कर देगा। The list map server keeps the list of endpoint IDs and matching routing locators which identify the Fabric Edge node that can reach the endpoint ID. तो लिस्ट मैप सर्वर ने अपना डेटाबेस बनाया। इन फ्यूचर व्हेन फैब्रिक डेटा प्लेन नीड्स टू फॉरवर्ड अ मैसेज, जैसा कि हुआ स्विच 1 के साथ, इट विल लुक फॉर एंड फाइंड द डेस्टिनेशन इन लिस्ट मैप सर्वर्स डेटाबेस। क्लियर होगी कहानी सारी? उसके बाद वाली कहानी तो मैंने आपको बता ही दी थी। अब देखो डीएनए सेंटर क्या कर रहा है। डीएनए सेंटर हैज टू नोटेबल रोल्स, मेनली दो काम। एक तो एज अ कंट्रोलर काम कर रहा है वो, कंट्रोलर जिससे सेंट्रलाइज कर दिए उसने किस चीज को, कंट्रोल प्लेन फंक्शंस को। दूसरा काम वो क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। जैसे आपके स्विच के नए आईओएस अपडेट्स आए, अब होता क्या है, जो आपका ये डीएनए सेंटर है, ये इंटरनेट से भी जुड़ा रहता है सिस्को के सर्वर्स के साथ। सपोज करते हैं आपने 3850 सीरीज का स्विच खरीदा हुआ है, ये भी चेक करता रहेगा सिस्को वालों ने अच्छा सॉफ्टवेयर निकाला है इसके लिए नया, तो आपको ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा। जैसे मतलब ये आपको ये भी बता देगा, यार इसका ना नया सॉफ्टवेयर आया है, डाउनलोड कर लो। सिरदर्द कम हो जाएगा ना। देखो ऐसे आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, ऐसे आपको ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा, डीएनए सेंटर याद दिलाएगा। और वो भी किस किस डिवाइस का रखोगे, विद एन एक्सपेक्टेशन दैट वन डे डीएनए सेंटर में बिकम्स सिस्कोस प्राइमरी एंटरप्राइज नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। SDA and DNA center go together, work closely together, and any serious use of SDA requires the use of DNA center. अब डीएनए सेंटर ट्रेडिशनल डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो, हमने एक चीज बात की थी किसकी, एपिक ईएम। एपिक ईएम की बात हमने की थी ना, और मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेडिशनल सारे डिवाइसेस को टेलनेट एसएसएच करके कॉन्फ़िगर कर सकता है। डीएनए सेंटर ही इसका रिप्लेसमेंट था ना। तो डीएनए सेंटर तो पुराने डिवाइसेस के साथ भी चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसडीए के लिए ही है।
देखो, डीएनए सेंटर एग्जिस्ट एज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट सिस्को डिलीवर्स प्री इंस्टॉल्ड ऑन अ डीएनए सेंटर अप्लायंस। जो मैंने आपको डब्बा दिखाया वो सर्वर सर्वर ही है वो, क्योंकि उसमें देखोगे तो वो भी आई थिंक 44 या 50 कोर सर्वर है। देखो काम भी तो बहुत सारे कर रहे हैं ना वो, तो उसको रैम भी अच्छी खासी चाहिए, एंड ज्यादा नहीं है, 27-28 लाख का है सिस्को डीएनए सेंटर। फिर लोग कहते हैं ट्रेनिंग क्यों महंगी होती जाती है। सिस्को डीएनए सेंटर इंक्लूड्स अ रोबस्ट नॉर्थ बाउंड REST API along with a series of southbound API. नॉर्थबाउंड एपीआई से एज ए एडमिन आप GUI मैनेज कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट्स पुश कर सकते हो, और सिस्कोस डीएनए सेंटर का आप GUI इंटरफेस भी यूज कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ बाउंड में, देखो टेलनेट SSH SNMP इससे क्या सपोर्टेड है, पुराने वाले सारे डिवाइसेस। नेट कॉन्फ रेस्ट कॉन्फ से नए वाले सारे डिवाइसेस सपोर्टेड है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, ये वैसे आपको इतना पेनफुल नहीं लगेगा अभी सुनने में, बट आप जब कंपनी में जाओगे और काम करते चलोगे ना, और आप ACL को मैनेज करके देखोगे, ACL आपको आती है, परमिट डिनाई स्टेटमेंट, ये वो। जब आप टाइम मतलब ओवर द टाइम, मतलब जैसे आप बोलोगे ना 4 महीने 6 महीने साल 1-2 साल ACL कोई मैनेज करके देखोगे ना, मैनेज करके देखना मतलब क्या, उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट आएगी, आप एंट्री नहीं डालोगे, पुरानी एंट्री हटाओगे, या कई बार उसको रीअरेंज करोगे ऊपर नीचे, तो आप देखोगे ना बहुत सिरदर्द का काम है ये। मतलब फिर आपको लगेगा यार ये ACL, मतलब टॉपिक तो बड़ा सीधा सा लग रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ACL मैनेजमेंट में कॉमनली ये प्रॉब्लम्स आपने देखी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ट्रस्ट में आती हैं। ठीक है, आती कब है, जब आप ज्यादा देर ACL मैनेज करोगे। तो पहली रिक्वायरमेंट कुछ और आती है, बाद में रिक्वायरमेंट कुछ और आती है, उसके हिसाब से ये ACE जो लिखा है, एक्सेस लिस्ट एंट्री की बात की है, एक्सेस लिस्ट एंट्री 1 2 3। उसके बाद फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि वो वाली ACL अब 11 12 नंबर पे है, थर्ड वाली रिक्वायरमेंट 5 6 नंबर पे है। मतलब हिल जाता है ये पूरा मामला विद टाइम। अब इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, एक तो आपको लोग दिखेंगे कि ना एंट्रीज हटाने से डरते हैं लोग। मतलब आप किसी को बोलोगे ना भाई ACL की एंट्री है डिलीट मार दे, मतलब खौफ आ जाता है अंदर, एक दिल में ना दिल की धड़कनें बढ़ जाती लोगों की। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये एंट्री वैसे तो यूज में नहीं आ रही हो, बट किसी दिन कोई यूज कर रहा होगा, वो फिर बोलेगा यार ये एंट्री क्यों हटा दी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ACL cannot accessless entries cannot be removed from ACL because of risk of causing failures for some other past requirement। ठीक है, एक गड़बड़ ये है, न्यू चेंजेस बिकम मोर एंड मोर चैलेंजिंग। क्यों, जितना ACL बड़ी होती जाएगी, आपको पता है कि हमें क्या करना होता है ACL में, सबसे ऊपर कौन सा टास्क रखते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक। अब सारी रिक्वायरमेंट एक बार में आ जाए तो फिर तो वो डिसाइड करना बड़ा आसान काम है, बट रिक्वायरमेंट कभी 2 दिन बाद आई, कभी हफ्ते बाद आई, कभी 15 दिन बाद आई, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड एट द सेम टाइम इसको ट्रबल शूटिंग करना और मुश्किल हो जाता है। इस चीज को मतलब ये प्रॉब्लम डेफिनेशन है, ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है ACL। इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने जो SDA में एक कंसेप्ट लाया है, एक कंसेप्ट है स्केलेबल ग्रुप टैग का, SGT का कंसेप्ट है। वो क्या करता है, आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो डीएनए सेंटर को पॉलिसी डिफाइन करते हो। डीएनए सेंटर देखेगा SDA फैब्रिक पे क्या करना है उसके लिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी ना ACI के वक्त कि इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग मतलब आप अपना इंटेंशन बताओगे, आप क्या चाहते हो, उसके लिए क्या करना है, वो इसका सिर दर्द है। इंटेंशन तो हमें एंड यूजर ही आके बता देता है, राइट, कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। देखो, द मॉडल हेल्प्स डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। इंजीनियर कॉन्फ़िगर्स द इंटेंट और आउटकम डिजायर्ड फ्रॉम द नेटवर्क, इन दिस केस सेट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। कंट्रोलर कम्युनिकेट्स विद द डिवाइसेस इन द नेटवर्क, मतलब इधर SDA फैब्रिक के साथ, and determine what configuration behavior are necessary to achieve those intended policies। अब आप बोलोगे इंटेंट मतलब क्या, हम इंटेंशन कैसे बताएंगे अपनी।
आप क्या करते हो, आप ऐसी चीज कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे एग्जांपल देखोगे, सपोज करते हैं हमने क्या किया, हमने ये बताया अलग अलग सोर्सेज बताए, एम्प्लॉय, इंटरनेट, पार्टनर, गेस्ट, और ऐसे ही हमने एक रिलेशनशिप बना दिया, एक ये ग्रिड बना दिया, यहाँ पे एसजीटी ग्रिड कहते हैं इसको। ये ग्रिड से हमने क्या बताया, हमने ये बताया एम्प्लॉय अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहे, जाने देना। एम्प्लॉय अगर पार्टनर से कम्युनिकेट करने देना चाहे, पार्टनर कोई कंपनी है हमारे, उसके साथ, एम्प्लॉय टू गेस्ट डिनाई कर देना। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इंटेंट ही तो बता रहे हो ना, अपना इंटेंशन बता रहे हो, और वो अपने आप इसको देखेगा। आप कैसे करेगा, देखो एसडीए पॉलिसी मॉडल सॉल्व्स द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस विद ट्रेडिशनल एसीएल। ट्रेडिशनल एसीएल के साथ जो पंगे हैं वो आपको सॉल्व कर देता है। कैसे? बाय टाइंग सिक्योरिटी टू अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ यूजर्स है, एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ यूजर्स, इंटरनेट, पार्टनर, गेस्ट। गेस्ट मतलब वो वाले लोग जो हमारे मतलब मे बी आए हुए हैं कंपनी में, बट are not the employees of the company. Particularly featured by tying security to a group of users called scalable groups, with each group assigned a scalable group tag. हर एक ग्रुप को आप एक एसजीटी मतलब स्केलेबल ग्रुप टैग दे देते हो। देन द इंजीनियर कॉन्फ़िगर्स अ ग्रिड, जैसा ये दिख रहा है आपको, which SGTs can send packets to which other SGTs। अब आप बोलोगे ये जाएगा कहाँ, ठीक है, ये ग्रिड तो कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, अभी तक VXLAN का हेडर नहीं देखा। आप अगर VXLAN के हेडर को देखोगे, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जो सोर्स नोड है, ओके, सोर्स फैब्रिक एज नोड क्या करेगी, वो इसमें सोर्स एसजीटी और डेस्टिनेशन एसजीटी को भी डाल के भेजेगा। अब आप ये सोचो, अगर ये ग्रिड सबको पता है, अगर ये ग्रिड नोड्स को पता है, एसडीए की फैब्रिक की नोड्स को, और उसके बेसिस पे यहां आता है सोर्स, एम्प्लॉय, डेस्टिनेशन, गेस्ट, क्या वो एलो करेंगे? नहीं एलो करेंगे ना, वो इसके बेसिस पे देख लेंगे ना कि आपको एसीएल बनानी पड़ी, सिर दर्द खत्म हो गई। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप सीधा वो बताओगे कि इन ग्रुप ऑफ यूजर्स का उन ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन होने देना है। अब एक ऑप्शन और लाए थे सिस्को वाले, ये वैसे अब यूज नहीं होता, जो मैं ये नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो ये काम करता है सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट सारे के काम आपके डीएनए सेंटर अप कर लेता है। हम यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप कंपनी में जाओ और वहां जब आप बात करो तो आपको सुनने को मिले कि हमारे यहाँ ना प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है ये, ठीक है। ये क्या है, जैसे डीएनए सेंटर है वैसे ही प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनफैक्ट डीएनए सेंटर में कई और फीचर्स हैं, कंट्रोलर भी आ गया, वो सब नहीं है इसमें। सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्को का प्राइमरी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट था। क्या क्या करता था ये, जैसे एक ही आपको जीयूआई दिखा देता था जिसमें आप सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के फंक्शंस और फीचर्स यूज कर सकते थे। जैसे आपको ये टोपोलॉजी बना के दिखा देता था। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या, जैसे हमें एक रिकॉर्ड रखना होता है, कौन सा सीरियल नंबर डिवाइस, कौन सा मॉडल है, क्वांटिटी कितनी है। देखो जितना कंपनी खरीदेगी उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो रखोगे ना आप, कि ये वाला सीरियल नंबर हमारे पास 3750 सीरीज का क्वांटिटी कितनी है, ताकि आप उस इन्वेंट्री से असल में ये निकाल सकते हो कि हमारा कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है ना। ऐसा रिकॉर्ड तो रखेगी ना कंपनी, लैपटॉप खरीदेगी, हर चीज में रखती है ये, तो नेटवर्क में भी रखेगी। वैसे ही आपको यहाँ पे ये प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है, क्योंकि ये क्या है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है तो ये आपको ये सारी फंक्शन दे देता है, जैसे इन्वेंट्री बनाना, टोपोलॉजी मैप बनाना, क्या चीज कहाँ कैसे कनेक्टेड है। उसके अलावा आप बोलोगे जैसे SNMP, SSH, टेलनेट, CDP, LLDP यूज करके ये सारी इंफॉर्मेशन लर्न कर लेता है कि कौन से डिवाइसेस कहाँ कनेक्टेड है। डिवाइस की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, देखो जो डिवाइस आज आया है एक टाइम तक कंपनी में यूज होगा, उसके बाद हम उठा के बाहर फेंक देंगे इसको, ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है ना, ठीक है। नया डिवाइस आया, एक टाइम पे बहुत ही पुराना हो जाएगा, अब हमारे किसी काम का नहीं है, बाहर निकालो।
आप ये पूरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी, क्योंकि जब बाहर निकाल रहे हैं हम, व्हेन वी आर डीकमिशन करना कहते हैं उसको, डिवाइस को, तो भी आपको क्या चाहिए, आपको इन्वेंट्री से भी हटाना है ना उसको, कि अब नहीं है हमारे पास ये, राइट, वरना ढूंढेंगे ना लोग, भैया कहाँ रखा। ठीक है। अब आप देखोगे इट सपोर्ट्स डिफरेंट टास्क टू इंस्टॉल अ न्यू डिवाइस। डे जीरो मतलब जब आप फ्रेश डब्बे से निकाला आपने आज, वर्किंग इन प्रोडक्शन डे वन एंड परफॉर्म ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड मेकिंग चेंजेस। और उसके बाद आप जब डीकमीशन कर रहे हो तो वो इन्वेंट्री से भी हटाएगा उसको। और सॉफ्टवेयर इमेज मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपसे बताया था अभी डीएनए सेंटर को लेके ही, कि नया सॉफ्टवेयर आया है आपके इस पर्टिकुलर स्विच मॉडल का, वो ये बता देगा। अब ये यहाँ पे कहानी बस इसलिए डाली हुई है, हमने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डोंट गो लुकिंग फॉर प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको डीएनए सेंटर से ही रिप्लेस कर दिया जा रहा है। डीएनए सेंटर में आपको इजी क्यूएस मिलती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था ना कि एक टाइम पे मैंने क्यूएस का पूरा मॉड्यूल पढ़ा था। अब जरूरत कम क्यों है? जरूरत कम इसलिए है क्योंकि डिवाइसेस इंटेलिजेंट हो, क्यूएस इजी कैसे हो गई है, क्योंकि अगर डीएनए सेंटर आपके लिए डिप्लॉय करेगा क्यूएस, वो अगेन कुछ चीजें पूछेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको क्यूएस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होना चाहिए। यू शुड नो डीएससीपी मार्किंग, एएफ मार्किंग, वो जो हमने चीजें देखी, वो सब पता होना चाहिए आपको। बट it deploys QS, one of the most complicated features to configure manually with just a few simple choices from DNS center. इसलिए इन्होंने QS का टॉपिक कम कर दिया है अब। एनक्रिप्टेड ट्रैफिक एनालिसिस भी कर लेता है, जो आपका ट्रैफिक HTTPS बेस्ड एनक्रिप्टेड भी हो, अगर आप उसको देखना चाहो उसमें क्या जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं अटैकर भी ज्यादा ही समझदारी करते हैं, मॉलवेयर या वायरस भी ना एनक्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर ही भेज देते हैं। तो वो भी एनालिसिस ये कर सकता है डीएनए सेंटर। तो अब जरूरी नहीं है कि हमें मॉलवेयर के लिए करना है, क्योंकि मॉलवेयर के लिए करना है तो वो तो फायरवॉल करेगी, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। बट डीएनए सेंटर कुछ और चीजों को देख सकता है यहाँ पे, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक एनालिसिस, डिवाइस 360 एंड क्लाइंट 360। जैसे कई बार ना डिवाइस में छोटा मोटा गड़बड़ होता है। अब आप बोलोगे छोटा मोटा गड़बड़ क्या, आपने अभी असल में प्रॉब्लम्स देखी नहीं है, बट जैसे कई बार क्या होगा, ये स्विच है, आप ही का स्विच है, सब सही चल रहा है, इसका ना फैन खराब हो गया, पंखा चलता है एक, हवा फेंकता है जो गर्मी बाहर निकालता है। अब अगर अगर आपको ये पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, एक दिन गर्मी से आपका ये स्विच खराब ही हो गया होगा, और आप स्विच ही बाहर फेंक रहे होंगे फिर, राइट। तो पॉइंट कहने का ये है कि ऐसी चीजों को भी 360 डिग्री, मतलब पूरा हेल्थ की डिवाइस का, टेम्परेचर, फैन, या कोई मान लो कोई फॉल्टी हो जाती है कुछ चीज, तो हार्डवेयर फेलियर भी आपको ये बता देता है। तो ओवरऑल देखोगे डीएनए सेंटर, इसीलिए दीज आर वन ऑफ द फ्यू रीजंस व्हाई इट हैज टू बी एडॉप्टेड, राइट। लाइफ इजी कर रहे हैं ना, देखो नेटवर्क इंजीनियर धीरे धीरे कभी तो रियलाइज करेगा ही ना कि जिंदगी आसान है डीएनए सेंटर के साथ, तो चलो। अब सिस्को ऐड नहीं कर सकता ना वैसे, कुछ जो नेटवर्क इंजीनियर को टारगेटेड ऐड हो। एनीवेज, फर्दर देखोगे नेटवर्क टाइम ट्रेवल। नेटवर्क टाइम ट्रेवल में क्या करते हैं ये, अगर आप जैसे कई बार क्या होता है, हमें ऐसे देखना होता है कि यार ये इशू मान लो रात को 10 बजे के बाद आया, ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेक क्लाइंट परफॉर्मेंस कि यार कहाँ तक सही था, मतलब पुराना लॉग या कुछ और चीजों को, वो भी आपको डीएनए सेंटर देखने में मदद कर देता है। नेटवर्क टाइम ट्रेवल मतलब ऑब्वियसली टाइम ट्रेवल तो नहीं होगा, बट यू नो यू कैन चेक द हिस्ट्री बेसिकली, ठीक है, ये तो फैंसी वर्ड है उसके लिए। और आप अगर ये चाहते हो कि कौन से डिवाइस से किस डिवाइस तक क्या ट्रैफिक लेगा, फॉरवर्डिंग टेबल्स कौन से यूज होंगे, वो भी आपको ये फिगर आउट करके दे देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है रेस्ट। रेस्ट कैसे करते हैं, हमने एपीआई पढ़ा था, एपीआई आपको याद होगा, और उसके वक्त भी मैंने इसका नाम लिया था रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब एपीआई आपको आई होप याद होगा, एपीआई में क्या होता है, जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करता है तो एपीआई। रेस्ट क्या करता है,
रेस्ट एपीआई में 6 आर्किटेक्चर के एट्रीब्यूट्स हैं, 6 एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। इन 6 एट्रीब्यूट्स में से वैसे हमें 3 ही हमारे काम के हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें ये 3 पता होने चाहिए। डिटेल में पढ़ने का मन हो आपको इसको तो restfulapi.net पे जाएं, वहां आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ समरी पढ़ेंगे। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि कई सारी जगहों पे जैसे डीएनए सेंटर है वहां पे भी रेस्ट एपीआई है, या कई और डिवाइसेस में, इनफैक्ट फायरवॉल्स में भी, पोलो अल्टो फायरवॉल या कई और वेंडर की फायरवॉल्स में आपको रेस्ट एपीआई मिलेगा। सुन, अब पहला एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब क्या है? कोई एक क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट करेगा। जैसे आप सिंपली ऐसे ले लो, अगर मैं वेब पेज लोड करना चाहता हूं, मैं यहां से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता हूं, वहां से एक HTTP रिस्पॉन्स आता है, उससे क्या होगा? यहाँ पे जो लोडेड पेज होगा, सेव्ड पेज होगा वेब सर्वर पे, वो मेरे पास आ जाएगा, राइट? क्लाइंट कौन होता है? जो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा उसका, राइट? यहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, मतलब कोई एक रेस्ट क्लाइंट होगा जो एपीआई कॉल करेगा। उस एपीआई कॉल में वो यूआरआई बताएगा। यूआरआई मतलब मैं क्या लोकेट करना चाह रहा हूँ, ओके, what is the information that I want to fetch. देन जो रेस्ट सर्वर होगा वो वहां से इसके रिस्पॉन्स में इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है? उसके साथ एक रिटर्न कोड भी भेजता है। रिटर्न कोड मतलब जैसे आपने HTTP में भी देखा होगा, लेट्स से आई गो टू imedita.com / ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं मैं, ऐसी SDRC कुछ लिख दिया मैंने। अब ऐसे में क्या होगा? वो जो वेब सर्वर है वो मेरे को 404 नॉट फाउंड देगा वहां से। ये 404 नॉट फाउंड के ये रिटर्न एरर रिटर्न कोड है, ठीक है? जैसे देखा होगा आपने कई बार ये वेबसाइट्स पे खुल के मिल जाता है आपको, आप किसी पे भी जाओ और कुछ ऐसे ही लिख दो तो आपको 404 देंगे देंगे। अब इसको रिटर्न कोड कहा जाता है। जैसे सक्सेस के लिए भी होते हैं, मैं HTTP के एग्जांपल को ऐसे ही ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि रेस्ट के साथ HTTP यूज करना है। इट्स जस्ट दैट HTTP आप आराम से समझते हो, यूज करते हो, इसलिए HTTP एज एन एग्जांपल लिया जा रहा है। जैसे सक्सेस के लिए अगर पेज यहाँ पे हो मान लो तो 200 आएगा। अब रेस्ट एपीआई में रिटर्न कोड 200 आएगा अगर सक्सेस है। अगर जो चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो अवेलेबल है तो रिटर्न कोड 200 देगा वो। देखो, एन एप्लीकेशन डेवलपर क्रिएट्स अ रेस्ट एपीआई एंड रेस्ट क्लाइंट क्या करेगा? एपीआई कॉल, ठीक है? अब एपीआई कॉल में वर्ब जाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब आपको, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्ब क्या होता है? कुछ करना, है ना? यहाँ पे भी क्या है, वैसा ही कुछ है, ठीक है? वर्ब इज व्हाट यू डू, ओके? जैसे आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग इज अ वर्ब, ठीक है? मैं इंग्लिश की तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि कहानी कुछ वैसी मिलती जुलती है। अब कहानी यहाँ क्या मिलती जुलती है? आप गेट कर सकते हो। गेट मतलब आई वांट टू फेच अ पेज, ठीक है? और आजकल वैसे लोगों को बताना नहीं पड़ता, बट जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, पोस्ट कुछ देखना हुआ क्या? फेच करना हुआ क्या? नहीं, पोस्ट क्या हुआ? आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो वर्ब मतलब समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हो आप। रेस्ट सर्वर के पास एपीआई कोड होगा, वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। HTTP एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब रेस्ट जो होता है ये स्टेटलेस ऑपरेशन की तरह काम करता है। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटलेस? स्टेटलेस ऑपरेशन मींस कि जो हमारा रेस्ट का सर्वर है यहाँ पे, उसने अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखना है कि आपने पहले क्या भेजा था, उसके बाद क्या भेजा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल।
जैसे आप कोई डिजिटल असिस्टेंट यूज करो, ये सिरी या वो होते हैं गूगल असिस्टेंट और वो एलेक्सा या और भी कोर्टाना, ये सारे हैं। अब जब आप ये यूज कर रहे हो, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिजिटल असिस्टेंट यूज करता हूँ। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये आपने थोड़ा बहुत करके नहीं देखा होगा, तो टेस्टिंग के लिए करके देख लेना, ऐसा ही होता है जैसा मैं बता रहा हूँ। अब लेट्स से मैं किसी डिजिटल असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ एलेक्सा टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, कितना ऊंचा है ये पूछा है इसने, मेरे को जवाब दे दिया नहीं इतना है जी। अब अगर मैं सब्सिक्वेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इससे लेट से एलेक्सा से पूछूं कि ये कहाँ लोकेटेड है, आई कैन नॉट से वेयर इज इट लोकेटेड। वाई? क्योंकि अगर मैं ये पूछूंगा, वो बोलेगा इट का क्या मतलब है, राइट? किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब हम ह्यूमन कन्वर्सेशन करते हैं ना, एक कंटेक्स्ट याद रखा जाता है। मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि अब हम सीसीएनए की बात कर रहे हैं, अब सीसीएनए में रेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? मतलब जितनी मर्जी कहानी बात कर रहे हो हम, ऐसे नहीं कि अमेजन का कुछ नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। बट जो रेस्ट एपीआई की बात करोगे आप, वो स्टेटलेस ऑपरेशन करता है। स्टेटलेस ऑपरेशन मतलब ये जो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सचेंज हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा वो अपने पास, कि अगली बार जब वो पूछेगा वेयर इज इट लोकेटेड, मतलब मेरे को जो कुछ पूछना है वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो ये वापस से बताना पड़ेगा, फिर वो जवाब देगा मेरे को। इसने याद नहीं रखा कि पहले क्या पूछा था। अब सिमिलरली यहाँ रेस्ट की केस में क्या होगा, जब आप एपीआई कॉल करते हो एक और आपको रिस्पॉन्स मिला, नेक्स्ट एपीआई कॉल में यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कुछ सेव्ड पड़ा होगा, उसके बेसिस पे मैं एपीआई कॉल कर लूंगा। आपको सब पैरामीटर फिर से भेजने पड़ेंगे। ये हुआ स्टेटलेस, समझना, स्टेटलेस ऑपरेशन हुआ ना। रेस्ट डज नॉट रिकॉर्ड and use information about one API exchange for the purpose of how subsequent API exchanges are processed. Third thing is cacheable or not. अब देखो कुछ कंटेंट जो आप एपीआई कॉल करोगे और रिस्पॉन्स आता है वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें जो कंटेंट आएगा वो आपको ये बताएगा ये कैशेबल है या नहीं। अब देखो कैशिंग क्यों करते हैं हम, आप जैसे अगर हम बिल्कुल बेसिक बात करें, लेट्स से आई हैव ओपनड iMetadata.com, ठीक है? अब मैं अगर वापस iMetadata.com खोलूंगा, ये वाला पेज जल्दी खुलेगा। अब जल्दी क्यों खुला है? क्योंकि मेरे पीसी में इसने लोकली ये बहुत सारी इमेजेस और ये कंटेंट लोकली स्टोर करके रख दी, कैशिंग की इसने ब्राउजर में। पर्पस क्या है कैशिंग का? परफॉर्मेंस अच्छी आए, राइट? बेटर परफॉर्मेंस आए, जल्दी खुले चीजें, कैशिंग करते ही इसीलिए। ऐसे ही आप यहां देखोगे, जब आप एपीआई कॉल करते हो और रेस्ट सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, एट दैट टाइम वो रेस्ट सर्वर आपको जो कंटेंट भेजेगा उसके बारे में बताएगा कि ये कैशेबल है या नहीं। सारा कंटेंट कैशेबल नहीं होता। एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज करते हैं मैंने रेस्ट एपीआई एक्सचेंज किया और मैंने लेट से फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस का स्टेटस पूछा। स्टेटस मतलब इसका इंटरफेस अप है डाउन है। अब कुछ कंटेंट ना बहुत फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होता है, जैसे ये इंटरफेस का स्टेटस अप डाउन कभी भी हो सकता है। अगर वो रिप्लाई में मेरे को भेजता है अप है और साथ में ये बोलता है कि भाई ये कैशेबल नहीं है, मतलब मैं अपने पास इसको लोकली स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर मेरे को फिर से स्टेटस इंटरफेस पता कर रहा है, मैं फिर से एपीआई कॉल करूंगा, फिर से रिस्पॉन्स आएगा। कुछ चीजों को आप कैशेबल रख सकते हो, जैसे सपोज करते हैं मैंने किसी डिवाइस का होस्ट नेम पता किया, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर रहा था मैं, और होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन आई वहां से। अब जो होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन वहां से आएगी, हो सकता है वो उसमें बोले ये कैशेबल है, रखो अपने पास, बार बार मत पूछना। मेन पर्पस क्या हुआ कि हम बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट ना भेजें, इसके लिए। अब होस्ट नेम जैसी चीज आप डेली बेसिस पे नहीं बदलते, राइट? साल में भी कभी
2 साल में 3 साल हो, एक्चुअली तो प्रोडक्शन में तो आप देखोगे होस्ट नेम बदला ही नहीं जाता। होस्ट नेम मतलब इट्स लाइक जैसे बच्चे का पैदा होने पे नाम रख देते हैं, उसके बाद मरते दम तक वही नाम रहता है ना, वैसे वाला काम हो जाता है डिवाइसेस के साथ भी। होस्ट नेम जो रखा होता है वो बदला नहीं जाता, तो वी कैन कीप इट कैशेबल। ओके देखो, REST API require that any resource requested via an API call have a clear method by which to mark resources as cacheable or not. Okay, goal remains same, to improve the performance. Okay, ये 3 आपको पता होने चाहिए इसके एट्रीब्यूट्स। ये 3 जरूरत नहीं है, वी आर नॉट प्रोग्रामर्स, वी कैन लीव दिस। इफ इन केस आप में से किसी को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है रेस्ट, यहां जाना पढ़ के देख लेना रेस्ट, फिर और पढ़ सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूं, बट थोड़े से वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगी। सबसे आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेजेस इज पाइथन, तो इसीलिए उसके एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये आप देखोगे, ये एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है। इसमें ये एक वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू क्या है 3, y है जिसकी वैल्यू क्या है -4, z जिसकी वैल्यू क्या है 1.247। फिर एक और वेरिएबल है हेडिंग नाम का, हेडिंग नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू नहीं है, कोई मैथमेटिकल टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। और फाइनली हम यहाँ पे उसको कमांड दे रहे हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करना? हेडिंग वेरिएबल कॉमा x मल्टीप्लाइड बाय y, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 -12। अगर हम ये सिंपल सा प्रोग्राम रन करें, बड़े हम देखो, हमारा एम प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है, पाइथन नहीं रिक्वायर्ड आपको सीसीएनए के लिए, बट आप वेरिएबल समझने चाहिए अगले बंदे के जब वो बोले, तो इसलिए उन्होंने एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी है। हो सकता है आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो और उसमें आपको पूछा हो कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो कीप दैट इन माइंड। जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, द प्रोडक्ट इज -12। वेरिएबल्स इन अबव एग्जांपल कैन बी कॉल्ड सिंपल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल की एक सिंपल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ना। जैसे आप देखोगे x एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल है, y एक साइंड इंटीजर है, -4 है नहीं, इसमें कोई माइनस नहीं था। z फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि पॉइंट समथिंग है, 1.247, तो पॉइंट लग गया ना। टेक्स्ट, लिस्ट, डिक्शनरी, ये हमने पढ़ा था पहले, जेसन एक्सएमएल YAML वगैरह के वक्त लिस्ट। अब यहां बस हम एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे अब ये वेरिएबल देखोगे, ये वेरिएबल क्या है? ये एक लिस्ट है क्योंकि इसमें 3 इंटरफेसेस के नाम है। ये एक डिक्शनरी है, क्यों? की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। देखो डिक्शनरी होती है ऐसी है ना, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव अ वर्ड, राइट साइड उसकी लंबी सी डेफिनेशन लिखी होती है। While simple variables may have many great uses, programs need variables with more complex data structure. तो इसके लिए आपके पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे लिस्ट 1 वाला वेरिएबल देखोगे, इसके 3 एलिमेंट्स, ऐसे ही है ना। ये विजुअलाइजेशन देने के लिए रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, बिकॉज वी नॉट एक्सपेक्ट प्रोग्रामर पीपल टू कम एंड लर्न CCNA। ओके, पाइथन ऐसे डिक्शनरी भी यूज करता है। ओके, इस लिस्ट को जावा के केस में एरे कहा जाता है, तो ये ध्यान में रख लेना। अगर कोई जावा का लिख रहा होगा कुछ तो वो एरे कहेगा। एरे का मतलब लिस्ट ही है, लिस्ट इज एरे, एरे इज लिस्ट। और डिक्शनरी को एसोसिएटिव एरे कहा जाता है वहां पे। ठीक है, ये कहानी वैसे यहाँ लिखी हुई है। अब देखो, एपीआई एग्जिस्ट एज 2 प्रोग्राम्स टू एक्सचेंज डेटा, ये हमने बात कर ली है, ये जस्ट क्विक रिमाइंडर है। मैनी एपीआई नीड टू अवेलेबल बी अवेलेबल टू प्रोग्राम्स टू रन ऑन अदर कंप्यूटर्स। तो जब भी ये दूसरे कंप्यूटर्स के बीच में चलेंगे, जब 2 डिवाइसेस के बीच में चलेंगे जो अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली नेटवर्क के थ्रू जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे यहां देखोगे
API may be designed as an interface between programs running on the same computer. तो उसके इसमें नेटवर्क से जाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन हो गया। बट ऐसा हो सकता है कि एक एक जगह हो, दूसरा दूसरी जगह हो, जैसे मैंने वो गूगल वाला और उबर वाला एग्जांपल लिया था। REST and HTTP has a lot of similarities. Client server architecture for instance, जैसे HTTP में भी ऐसे ही होता है ना। क्लाइंट कौन है? ब्राउजर। सर्वर कौन है? वेब सर्वर। सोच क्या रहे हो बैठ? देर आर वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या है? verbs that dictate the desired action for a pair of HTTP request and reply. अब ये कई बार आपको प्रोग्रामर बात करता हूं मिलेगा, CRUD actions। ठीक है, CRUD action से मतलब क्या है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट से आप क्या करते हो? आप जैसे कुछ नए वेरिएबल्स को क्रिएट करवा दो। लेट्स से मैं इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे रिक्वेस्ट भेजता हूं और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करके रख देता हूं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना, आप देखोगे जब हम सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, आप नई चीज क्रिएट कर रहे हो ना, दैट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। या जैसे हम बोले मैं एक ACL क्रिएट करूं। रीड इज लाइक शो कमांड। जैसे शो कमांड होती है, शो कमांड से कुछ कॉन्फ़िगर होता है क्या? नहीं होता ना। क्या होता है? बस चेक किया जाता है। वैसे ही रीड से आप क्या करते हो? यू कैन रिट्रीव द वेरिएबल वैल्यूज, करंट वैल्यूज क्या है वो। अपडेट से आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। डिलीट से तो समझ में आ ही रहा होगा, डिलीट कर सकते हो। अब जो HTTP में एक्शंस हैं, रिक्वेस्ट मतलब हम किन वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं या किन वेरिएबल्स को रीड कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा URI से, जो हमने बात की थी ना। एक रेस्पेक्टिव रिसोर्स को आप एक्सेस करोगे ना वहां पे, और जैसे यहां देखोगे ये HTTP का है, TCP हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर, IP हेडर, ये सब पता है आपको। बट रिक्वेस्ट हेडर में एक वर्ब जाता है। वर्ब क्या बताता है? कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। URI मतलब किसके साथ कर रहे हैं? कोई एक रिसोर्स होगा ना। अब रेस्ट में देखोगे इसी का नाम रखा है इन्होंने, पोस्ट। गेट होता है फेच करना कुछ। कई बार HTTP गेट रिक्वेस्ट या रेस्ट गेट बोला जाता है इसको। गेट मतलब क्या है? कुछ है वहीं पे, आप फेच कर रहे हो बस, रिक्वेस्ट भेज के। राइट, तभी मैं कह रहा हूं शो कमांड जैसा। शो कमांड से कुछ कॉन्फ़िगर नहीं होता ना। पैच या पुट से आप अपडेट करते हो, डिलीट से डिलीट कर देते हो। अब जैसे जो भी रेस्ट सर्वर होगा ना, उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी अवेलेबल। URI क्यों जरूरी है? URI इसलिए जरूरी है कि आप यहां पे किसके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो। राइट, जैसे यहां देखोगे ये प्रोटोकॉल है, ये होस्ट नेम एड्रेस है, ये हमने पहले भी देखा था। बट उसमें किस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, वो तो URI से ही डिफाइन होगा ना। जैसे आप ये देखोगे, ये एक REST API कॉल है जो DNS सेंटर को की जा रही है। पोस्टमैन एक, ये एक API प्लेटफॉर्म है। ये आपको कई बार पोस्टमैन पोस्टमैन करते हुए आपके डेवलपर मिलेंगे। पोस्टमैन क्या है? मतलब सॉफ्टवेयर कह लो आप, जिससे आप ये कई चीजें डिफाइन करके API कॉल्स कर सकते हो टेस्ट करने के लिए भी। तो ये पोस्टमैन मतलब डाकिया नहीं है। अब यहाँ पे भी आप ये बताओगे ना कौन सा प्रोटोकॉल है, किससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर URI से। और कई बार हम पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। पैरामीटर मतलब कोई एक वैल्यू। ठीक है, ये वाली कहानी वैसे हमने बात कर ली थी। डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस की मैंने बात कर ली थी। ये क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप API कॉल करोगे, फेच करोगे डेटा, तो आपको JSON, XML, YAML किसी एक पर्टिकुलर चीज में मिलेगा। वो रेस्ट के साथ आपको देखना पड़ेगा। रेस्ट के साथ देखना पड़ेगा मतलब यहाँ पे जो डिवाइस है आपका, ये एक डिवाइस है,
से मैंने रेस्ट एपीआई कॉल की। अब रेस्ट एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स वो किस लैंग्वेज में, डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज में देना सपोर्ट करता है, जेसन में, एक्सएमएल में, YAML में, देयर इज अ स्पेसिफिक, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज हो सकता है सपोर्टेड हो। ये हमने देख लिया था, ये वही कहानी है। देखो, एप्लीकेशन नीड अ स्टैंडर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, ये वही कहानी बताई जा रही है कि डेटा सीरियलाइजेशन क्यों चाहिए आपको। जैसे ये रेस्ट सर्वर है, राइट साइड दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे जब आप कुछ फेच करोगे, देखो वेरिएबल यहाँ पे सेव्ड पड़े थे, जब ये नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाएंगे तो हमें इसे किसी फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। तो जैसे जेसन स्ट्रिंग कन्वर्टर इसको डेटा को भेजने से पहले की वैल्यू फॉर्मेट में यहाँ पे भेजेगा कंटेंट को, फिर यहाँ पे ये इसको वेरिएबल्स को यहाँ पे स्टोर करके रख लेगा। रेस्ट क्लाइंट आस्क्स फॉर अ रिसोर्स, सर्वर नीड्स टू रिप्लाई। सर्वर कलेक्ट्स इंटरनली रिप्रेजेंटेड डेटा, जो भी वेरिएबल्स हैं। API converts the internal representation to those with JSON. Server then sends the data model across the network and REST client takes the received data और उसको यहाँ पे सेव करके रख देता है।